जून 2022 में हिंदुस्तान टाइम रिपोर्ट करता है कि मध्य प्रदेश के विदिशा में पीडब्ल्यूडी ऑफिस के बाहर एक आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। वहीं द हिंदू रिपोर्ट करता है अक्टूबर 2022 में एक आरटीआई एक्टिविस्ट पर हुए हमले को। अखबारों को पलटे तो ऐसे न जाने कई मामले देखने को मिलेंगे। इनके पीछे कारण है संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध आरटीआई के तहत प्रश्न पूछना, जिम्मेदार व्यक्ति की जवाबदेही सुनिश्चित करना। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव की माने तो 2006 से अब तक 99 आरटीआई एक्टिविस्ट ने अपनी जान गंवाई है। वहीं 180 पर असॉल्ट हुआ है और 187 को थ्रेटन किया गया है। क्या ये आम जनता तक सूचना को न पहुंचने देने के लिए ब्यूरोक्रेसी और लॉ मेकर्स का अपोजिशन है? नमस्कार, मैं हूं हर्षित और आज लेकर आया हूं आरटीआई से संबंधित परीक्षा उपयोगी विश्लेषण। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्च 2019 में द हिंदू न्यूज़पेपर के अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन लिए। चूंकि फ्रांस से खरीदे जाने वाले 36 राफेल फाइटर जेट की डील से संबंधित कुछ डॉक्यूमेंट न्यूज़पेपर ने पब्लिश किए थे और ये कार्रवाई करी गई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत। ब्रिटिश राज के दौरान 1923 में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लाया गया, जिसे आज़ादी के बाद भी जारी रखा गया। ऐसे में आरटीआई के अंतर्गत ट्रांसपेरेंसी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के अंतर्गत सीक्रेसी में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में समन्वय कैसे स्थापित हो, जो कि एक आदर्श स्थिति हो ट्रांसपेरेंसी और सीक्रेसी के बीच में। विश्व के अन्य देशों की बात करें तो सबसे पहले आरटीआई जैसे लॉ को स्वीडन में बनाया गया, साल था 1766। इसके बाद यूएस 1966, नॉर्वे 1970 और फ्रांस, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, इटली आदि कई देशों में आरटीआई जैसे कानून बनाए गए। भारत में सबसे पहले जस्टिस के मैथ्यू के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य वर्सेस राजनारायण के मामले में राइट टू इन्फॉर्मेशन को गवर्नमेंट की कार्यप्रणाली के विरुद्ध एक नागरिक अधिकार के रूप में रिकॉग्नाइज किया। हाँ, ये वही मामला है जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस के लिए रिस्पेक्टेड इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गिल्टी बताया था। एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 के एक मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कैटेगोरिकली बताया कि संविधान के आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत आरटीआई भी, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन भी इंक्लूड है। आरटीआई के पहले ग्रास रूट कैंपेन की बात करें तो मजदूर किसान शक्ति संगठन 1994 को रिकॉग्नाइज किया जाता है, जिन्होंने नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स आरटीआई का गठन किया। आरटीआई के लिए 1996 में कानूनी मसौदा भी तैयार किया। भारत में तमिलनाडु ऐसा पहला राज्य था जिसने 1997 में राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ को पास किया। हाँ, भारत सरकार ने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 जरूर पास किया, मगर इस कानून की मुख्य कमजोरियां थी कि यह सूचना के अधिकार को मान्यता नहीं देता था और अपील का अधिकार सरकारी संस्थाओं तक सीमित रखता था। जुडिशरी या किसी इंडिपेंडेंट बॉडी के समक्ष अपील की बात नहीं करता था। अंततः जिसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 अस्तित्व में आता है और 12 अक्टूबर 2005 से ये प्रभावी होता है, जिसके कुछ मुख्य उद्देश्य थे: सिटीजन्स को एम्पावर करना, गवर्नमेंट की वर्किंग में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करना, करप्शन को कंटेन करना, डेमोक्रेसी को रियल सेंस में एक्सरसाइज करना, इन्फॉर्म्ड सिटीजन बेस तैयार करना, गवर्नमेंट को गवर्नेंस के लिए ज़्यादा उत्तरदायी बनाना आदि। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के कुछ साइलेंट फीचर की बात करें तो सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा। नॉर्मल केस में सूचना रिक्वेस्ट करने के 30 दिनों के भीतर उपलब्ध करानी होगी और यदि सूचना का महत्व किसी व्यक्ति के लाइफ या लिबर्टी से जुड़ा हो तो रिक्वेस्ट के 48 आवर के भीतर सूचना उपलब्ध करानी होगी। राइट टू इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन फाइल करने के लिए मामले शुल्क 10 रुपये की आवश्यकता होगी। यदि कोई रिटन रिक्वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से रिक्वेस्ट प्राप्त होती है तो पब्लिक अथॉरिटी सूचना उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार होंगी। जब पब्लिक अथॉरिटी की बात हो तो एक्ट के अनुसार कोई भी अथॉरिटी, बॉडी या इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट जिन्हें इस्टेब्लिश किया जाए या कॉन्स्टिट्यूट किया गया हो संविधान के द्वारा या पार्लियामेंट के किसी लॉ के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा पारित किए कानून के द्वारा या किसी भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन या ऑर्डर्स के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया हो। सभी पब्लिक अथॉरिटी को अपने एम्प्लॉय में से पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी कि PIO के रूप में
डेजिग्नेट करना होगा। पब्लिक अथॉरिटी की ये जिम्मेदारी होगी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को पब्लिक डोमेन में रखे, सभी जानकारियों को उचित तरीके से कैटलॉग तथा इंडेक्स बनाकर रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज करे, और ये सब एक्ट के लागू होने के 120 दिनों के अंदर करना होगा। कुछ विशेष जानकारियाँ जैसे कि संगठन के कार्य तथा शक्तियों के बारे में सूचना, संगठन के ऑफिसर और एम्प्लॉय के पावर और ड्यूटीज संबंधी सूचना, डिसीजन मेकिंग में क्या प्रोसीजर इस्तेमाल किया गया है तथा सुपरविज़न और अकाउंटेबिलिटी के लिए क्या चैनल तैयार किया गया है, इससे संबंधित सूचना, फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्टैंडर्ड क्या है, रूल्स, रेगुलेशन, इंस्ट्रक्शन, मैनुअल्स और रिकॉर्ड के बारे में सूचना, साथ ही किस प्रकार के डॉक्यूमेंट कोई ऑर्गेनाइजेशन होल्ड करता है या कंट्रोल करता है, इससे संबंधित सूचना, पॉलिसी को बनाने में यदि कोई कंसल्टेशन किया जा रहा है तो किससे और किस आधार पर किया जा रहा है, डायरेक्टरी बताएं कर्मचारियों की जैसे कि फ़ोन, ईमेल इत्यादि, रेन्यूमरेशन कितना रिसीव किया जा रहा है कर्मचारी के द्वारा, जो बजट एलोकेट हुआ है किसी ऑर्गेनाइजेशन को उसके एक्सपेंडिचर का प्लान क्या है, रिपोर्ट क्या है, इससे संबंधित सूचना, सब्सिडी के लिए बेनिफिशियरी के चुनाव की प्रक्रिया तथा उससे संबंधित डिसबर्समेंट के संबंध में सूचना आदि को पब्लिक डोमेन में स्वतः उपलब्ध कराना होगा, अर्थात बिना किसी आरटीआई के फाइल किए हुए। आरटीआई एक्ट में कुछ विशेष कारणों को बताया गया है जिनके आधार पर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन से एग्जेम्पशन दी गई है। यह कारण है भारत की सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी से संबंधित कोई सूचना हो, यदि किसी कोर्ट ने सूचना को प्रिवेंट करने के लिए कहा हो, या फिर पार्लियामेंट के प्रिविलेज को ब्रीच करने वाली सूचना, कोई ट्रेड सीक्रेट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित सूचना, कोई फिड्यूशरी रिलेशनशिप यानी कि जैसे अब ब्रोकर और क्लाइंट का रिलेशनशिप है, कोई जानकारी है उससे संबंधित सूचना, किसी फॉरेन गवर्नमेंट से प्राप्त हुई सूचना, किसी व्यक्ति के लाइफ या फिजिकल सेफ्टी से रिलेटेड सूचना, यदि कोई इशू इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया में हो वो सूचना, कैबिनेट से संबंधित कोई भी पेपर या रिकॉर्ड्स हो, या किसी की प्राइवेसी से संबंधित सूचना हो, इन सब को आरटीआई के एम्बिट से बाहर किया गया है। यानी इन कारणों के आधार पर ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन सूचना देने के लिए बाध्य नहीं होंगे। साथ ही आरटीआई एक्ट के सेक्शन 24 के तहत आने वाले सेकेंड शेड्यूल में मेंशन इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसियों को सूचना के अधिकार से बाहर रखा गया है। ये एजेंसियां स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, आप इसे पॉज करके एक बार जरूर पढ़ लें। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का चैप्टर 3 बात करता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। आप इसे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी कह सकते हैं। यदि किसी संस्था को मेंशन किया गया हो कॉन्स्टिट्यूशन में तो हम उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन पार्लियामेंट के द्वारा लाए गए एक्ट के जरिए बनाया गया है तो उसे हम स्टैट्यूटरी बॉडी कहेंगे, जैसे कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इत्यादि। और यदि गवर्नमेंट के किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से किसी बॉडी को बनाया गया है तो उसे एग्जीक्यूटिव बॉडी कहते हैं, जैसे कि अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग को आप कह सकते हैं। आरटीआई एक्ट के संबंध में एक अमेंडमेंट 2019 में लाया गया, जिसमें सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर से संबंधित प्रावधानों में कुछ बदलाव किए गए, उन्हें भी हम साथ लेकर चलते हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा तथा अधिकतम 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो सकते हैं। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा और एक कमेटी के रिकमेंडेशन पर इस कमेटी में होंगे प्राइम मिनिस्टर जो चेयरपर्सन होंगे, लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन और एक कैबिनेट मिनिस्टर जिसे प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेगा। पहले सीआईसी का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष आयु तक होता था, लेकिन अमेंडमेंट के बाद सीआईसी के टर्म को सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। फिलहाल तो 3 वर्ष के लिए किया गया है। पहले सीआईसी के सैलरी और अलाउंसेस को तथा सर्विस की टर्म ऑन कंडीशन को इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के समान बताया जाता था, परंतु अब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या सैलरी होगी, क्या टर्म एंड कंडीशंस होंगे। आरटीआई एक्ट का चैप्टर 4 बात करता है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में। प्रत्येक राज्य में एक स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होगा जिसके हेड होंगे स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर तथा 10
स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक उसी प्रकार इस राज्यों के मामले में स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी और ये नियुक्ति एक कमेटी के रिकमेंडेशन पे की जाएगी। इस कमेटी में होंगे चीफ मिनिस्टर एज अ चेयरपर्सन, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली और एक कैबिनेट मिनिस्टर जिसे नॉमिनेट करेगा चीफ मिनिस्टर। यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक आरटीआई रिक्वेस्ट फाइल करते हैं और पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के द्वारा निर्धारित समय 30 दिन के अंदर अगर आपको सूचना नहीं मिलती है तो आप उसी डिपार्टमेंट के अपीलेट अथॉरिटी को, जिसका जो अधिकारी होगा वो सीनियर रैंक पे होगा पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के, उस पब्लिक अथॉरिटी के सामने आप अपील कर सकते हैं। ये पहली अपील होगी। यदि आप इस सूचना से संतुष्ट नहीं हैं या फिर अन्य कोई और सूचना आपको लगता है कि प्राप्त होनी चाहिए थी और नहीं हुई है तो आप दूसरी अपील कर सकते हैं। ये अपील आप इंफॉर्मेशन कमीशन के समक्ष करेंगे। अगर हम बात करें ओवर द पीरियड क्या सिग्निफिकेंस रहा है आरटीआई का, तो हम कह सकते हैं कि ये एक एंटी करप्शन टूल की तरह इस्तेमाल हुआ है। हम देश के लोगों की, आम जनता की आवाज़ को एम्पावर किया है, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के मामले में कार्य किया है। अगर हाल के कुछ वर्षों में आरटीआई के परफॉर्मेंस की बात करें तो एक अनुमान के मुताबिक हर साल 40 लाख से 60 लाख आरटीआई एप्लीकेशन फाइल किए जाते हैं, लेकिन 3% से कम ऐसे भारतीय नागरिक हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी आरटीआई रिक्वेस्ट फाइल करी हो। सतर्क नागरिक संगठन और सेंटर फॉर इक्विटी स्टडी ने एक रिपोर्ट जारी करी। रिपोर्ट का नाम था रिपोर्ट कार्ड ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन इन इंडिया। इस रिपोर्ट ने ये रिवील किया कि जितने भी एप्लीकेशन फाइल होते हैं उनमें से 45% को ही सूचना उपलब्ध हो पाती है, 55% को तो सूचना मिलती ही नहीं है और 10% ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सूचना से संतुष्ट नहीं होते और अपील फाइल करते हैं। अगर आधिकारिक डाटा की बात करें तो देश के 26 इंफॉर्मेशन कमीशन के बीच 2.5 लाख अपील अभी भी पेंडिंग हैं। तो कमाल की बात तो यह है कि सतर्क नागरिक संगठन के एक अनुमान के मुताबिक अगर उड़ीसा में किसी भी आरटीआई के मैटर को डिस्पोज करना है तो एक नॉर्मल टाइम लगेगा 6 ईयर 8 मंथ। यदि हम आरटीआई के फंक्शनिंग में आने वाली बाधाओं की बात करें तो सबसे पहला है आरटीआई एक्टिविस्ट के लिए थ्रेट, जो उनकी लॉस ऑफ लाइफ, उन पे होने वाले असॉल्ट तथा उन्हें दी जाने वाली धमकियों के संबंध में है। क्या ब्यूरोक्रेसी और लॉ मेकर अपोज कर रहे हैं आम जनता तक सूचना की पहुंच को, जैसा कि पीडब्ल्यूडी विदिशा एमपी के मामले में तथा कथित तौर पे बताया गया। इसके अतिरिक्त सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में कुछ खामियां हैं, जैसे कि वैकेंसीज। अगर एग्जाम्पल लें तो आंध्र प्रदेश में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को तब किया गया जब वो भी कई सालों के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया। साथ ही आरटीआई प्लेयर के संबंध में जो पेंडेंसी बढ़ रही है वो भी कहीं न कहीं आरटीआई के फंक्शनिंग में एक बाधा पहुंचाती है। अगला है जुडिशियल बॉटलनेक। कभी कभी जब मामले जुडिशरी तक पहुंचते हैं तो सीआईसी के डिसीजन पर जुडिशरी क्या करती है, स्टे लगा देती है। अगला है कुछ फर्जी आरटीआई, फिर किसी माल इंटेंशन से फाइल की गई आरटीआई। हालांकि आप इसे एक एक्सक्यूज समझ सकते हैं क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स बताते हैं कि फर्जी या माल इंटेंशन से आरटीआई फाइल करी गई है, ऐसे मामले सिर्फ टोटल आरटीआई फाइल की जाने के 4% ही हैं। अगला है जो डाउनग्रेड किया जा रहा है स्टेटस ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का, जैसे कि सैलरी अलायंस और टर्म एंड कंडीशन से संबंधित अमेंडमेंट 2019 में आया। आरटीआई के फंक्शनिंग में एक और बाधा है अवेयरनेस लेवल की कमी। तो ऐसे में क्या स्टेप लिए जा सकते हैं कि आरटीआई एक्ट की एफिकेसी बढ़ जाए? सबसे पहले तो सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के लिए एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट की आवश्यकता है, जिसे लाना ज़रूरी है। दूसरा, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के लिए ये एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हो कि वो गवर्नमेंट के हेड्स या ऑफिशियल हेड्स के साथ दूरी बनाकर रखें। आगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस जो डीडीए वर्सेस स्किपर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के मामले में दी गई थी, उसे अक्षरशः यानी लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो किया जाना चाहिए।
विभिन्न हाई कोर्ट्स तथा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के जो जुरिडिक्शन से संबंधित मामले हैं उसमें स्पष्टता लाने की ज़रूरत है। और यदि हाई कोर्ट सीआईसी या एसआईसी के किसी भी डिसीजन ऑर्डर को अगर क्वेश करती है तो ये ज़रूरी है कि ये पता लगाया जा सके कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के जो डिसीजंस हैं उनमें क्या कमियां थी, उसके बारे में पड़ताल होनी चाहिए। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके एक रिगरस ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना चाहिए ताकि वो उस आरटीआई से संबंधित मुद्दों के लिए संजीदा हो सकें। साथ ही आम जनता तक आरटीआई के संबंध में अवेयरनेस कैंपेन को चालू किया जाना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा तक जो डिप्राइव्ड या डिसएडवांटेज कम्युनिटी हमारे देश में है वो आरटीआई का लाभ उठा सके। इसके लिए आरटीआई एक्ट से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं, जो भी उनके कार्यप्रणाली है, उन्हें लोकल लैंग्वेज में प्रसारित किया जाना चाहिए। हमारा देश एक डाइवर्स कंट्री है जहां लैंग्वेज की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। साथ ही इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए और ज़रूरत पड़ने पे वो कोई भी कार्रवाई कर सकें। हालांकि 2019 का जो अमेंडमेंट है उसके बाद ये आलोचना की जाती है कि यदि सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा और सेंट्रल इंफॉर्मेशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स थोड़े से इससे प्रभावित होंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से आम जन तक यानी कि छात्रों छात्राओं में भी आरटीआई के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए। हालांकि आरटीआई एक्ट गवर्नमेंट में व्याप्त करप्शन और इनएफिशिएंसी से लड़ने के लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल है, फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस एक्ट का लोग मिसयूज़ भी करते हैं अपनी पर्सनल एडवांटेज को लेने के लिए, अपनी माल इंटेंशंस को फुलफ़िल करने के लिए। फिर भी हम ऑप्टिमिस्टिक होकर के, आशावादी होकर के जो भी आरटीआई एक्ट में लूप होल्स हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करें। साथ ही हम जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने का, उसे हम कंटिन्यू रख पाएँ। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।